کہ 20 سال کی शिव सेना के सांसद को 20 साल जिस शहर के अंदर शिव सेना का झंडा लहराता था, उस झंडे को हमने उखाड़ फेंका और वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा हमने गाड़ा है। आज अगर इस मुल्क के अंदर कांग्रेस लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, सारी तकलीफ मजलिस से क्यों है? क्यों है मजलिस से इतनी तकलीफ? संगठन की कोई जरूरत नहीं। ये नौजवानों के दिलों को चीर कर देखो, हर एक के सीने के अंदर एक ही तस्वीर नजर आएगी, वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर। मैं आप लोगों को मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। एक अदबन आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि इतने सालों तक हमने अहले गैरों की इस तरह की महफिलें सजाई है और उन महफिलों का नतीजा क्या हुआ है ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं सबसे पहले तो गुजरात की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, वो इस बात के लिए कि आप ही के राज्य ने 2 लोगों को दिल्ली भिजाया, जिनकी वजह से आज पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गया है। लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन मुद्दों के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव का वक्त आया और चुनाव का वक्त आते ही ये समझ लो कि ये कौम जाएगी कहां, ये आवाम जाएगी कहां। यहाँ पे तो 2 ही खिलाड़ी मैदान में उतरा करते हैं, तीसरे को मौका ही नहीं मिलता। कभी वो बैठते पंजे वाले तो कभी भाजपा वाले बैठते। अगले महीने अभी हमारी मीडिया की एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि गुजरात के अंदर तीसरी राजनीतिक पार्टी कभी पनपी नहीं, कभी आवाम ने उसे कबूल नहीं किया, यहाँ पर तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं मिलती है। मैंने उसे जवाब दिया, इससे पहले जितनी भी कोशिशें हुई होगी, जितने भी मैदान में उतरे होंगे, वो सब कमजोर खिलाड़ी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई। हमें अच्छी तरह से वो हुनर आ गया है, हमें अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है कि इख्तिदार पर कैसा बैठा जाता है। और इसकी जिंदा मिसाल आपका भाई, आपका बेटा जो आपके सामने खड़ा है। लोग कहते थे कि मेरा अपना शहर औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ है, और ये बिल्कुल सही था, क्योंकि जितने विधायक, जितने एमएलए चुन के आते, ये शिवसेना के चुन के आते। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 20 साल से लगातार शिवसेना का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार 20 सालों से चुनकर आता था। हम वोट्स वालों ने वही इल्जाम लगाया जो आज की अपनी आपकी गलियों के अंदर आप लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं कि ये जो मजलिस आई है, इससे सिर्फ वोट कटने वाला है, वो जीतेंगे नहीं, किसी को जिताने के लिए आए हैं, किसी को हराने के लिए आए हैं। यही बातें, यही इल्जाम 2 साल पहले हमारे ऊपर भी लगाए जाते थे। हम जब औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ने का फैसला किए तो कांग्रेस के शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद में आए और उन्होंने यही कहा कि अब तो शिवसेना का जीत बहुत पक्की हो चुकी है, क्योंकि एमआईएम आई है, वो सिर्फ वोट काटेगी। हमारी आवाम को हमने एक बात समझाए कि इतने सालों तक तुम वोट किसको देते थे, कौन जीत कर आता था? वो लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन जीतती थी शिवसेना 20 साल लगातार। तब हमने जाकर उनसे कहा, कांग्रेस वालों से, कि अब तुम्हें जीता कैसे जाता है
ہم نے 20 سال تمہیں موقع دیے لیکن تم جیت نہیں پائے. اب الحمدللہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ جیتا کیسے جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال کی شیو سینا کے سانسد کو 20 سال جس شہر کے اندر شیو سینا کا جھنڈا لہراتا تھا اس جھنڈے کو ہم نے اکھاڑ پھینکا اور وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا ہم نے گاڑا ہے. اگر ہم یہ اورنگ آباد میں کر سکتے ہیں تو میرے نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ ہم احمد آباد میں بھی کر سکتے ہیں. اور صرف احمد آباد میں ہی نہیں بلکہ اس ملک کے اندر کئی ساری ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں کہ جہاں سے آپ کا نمائندہ لوک سبھا میں جا سکتا ہے، اسمبلی کے اندر جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے یہ کبھی ایک جگہ پہ آ نہیں سکتی، ایک طاقت بن کر کھڑے نہیں رہ سکتی. انہیں بانٹنا بہت آسان کام ہے، انہیں بکھیرنا بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اور حقیقت ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں کا اتہاس نکال کر دیکھیے. گجرات کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے اس راجیہ سے ایک بھی تمہارا نمائندہ، ہمارا نمائندہ لوک سبھا کے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں. ہم تو سیکولرزم کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں، ہم کیسا دیں گے مجلس کو؟ آج بھی ایسے ذہن والے لوگ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کیا اتنے سالوں کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ آج ان غریب بستیاں اگر کسی کی ہے تو ہماری ہے؟ ان علاقوں کے اندر سکول نہیں ملیں گے، پولیس اسٹیشن ملیں گے. کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں آج تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن انہیں تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے؟ کبھی سوچئے اس بارے میں، ان بچوں کے چھوٹے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے. بہت آسان ہوتا ہے الیکشن میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے. یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے ہر شہر کی اور خصوصاً ہماری بستیوں کی یہ سچائی ہے. ہمارے ہی اپنے لوگ آئیں گے، یہاں پر دھندا کیا جاتا ہے، اس قوم کا بیچا جاتا ہے آپ کو. یہ سچائی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر مسلمانوں کی قیادت ختم ہوئی ہے، ہر 5 سال کے اندر آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن کسی زمانے میں اس لوک سبھا کے اندر آپ کے 35 MPs ہوا کرتے تھے. ہر ایک کی آبادی بڑھ رہی، ان کی نمائندگی بھی بڑھ رہی. صرف ایک ایسی یہ قوم ہے، آبادی تو بڑھ رہی لیکن ودھان سبھا کے اندر چاہے وہ گجرات ہو، مہاراشٹر ہو، دلی ہو، اتر پردیش ہو یا لوک سبھا ہو، ہر 5 سال کے بعد آپ کی نمائندگی ان ایوانوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کبھی سوچئے. آپ کہیں گے کہ نہیں، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ بات کڑوی ہے میرے بھائیوں لیکن سچی ہے. ایک بار اس بات کے اوپر غور کرنا کہ اگر آج اس ملک کے اندر ہماری قیادت ختم ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے. مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ہمیشہ مسلمانوں نے ہی ہرایا ہے. یہ سچائی ہے. کتنی غلامی کریں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جاگیر ہے، یہ ربڑ سٹیمپ ہے، اگر ہم لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے؟ آج اگر اس ملک کے اندر
कांग्रेस लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। सारी तकलीफ मजलिस से क्यों है? क्यों है मजलिस से इतनी तकलीफ? क्या हम अपनी क़यादत नहीं खड़े करना चाहेंगे? क्या हमारी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमारी माएं और बहनों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचना है? लेकिन नहीं, अभी एक दिन बचा है। कल 5 बजे ये सभा खत्म हो जाएगी। हम मेहमान बन के आए हैं आपके बीच। हम आपको खुदाफिज कह के अपने अपने घर, अपने अपने राज्य चले जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कल 5 बजे और इलेक्शन के दिन तक कैसे कैसे खेल खेले जाने वाले हैं। आज ही हमने जब यहां के बहुत सारे पत्रकारों से, सियासतदानों से बात की, तो ये बात समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर कांग्रेस जीत जाए। कांग्रेस ने यह तय किया है कि जहां पर हम जीत नहीं सकते वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। दोनों की आपस में साठगांठ है। दोनों की मंशा यही है कि हमने जीतना नहीं चाहिए, इसीलिए हमको पूरी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को मैं बताना चाहता हूं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगी। अभी अभी मोहतरमा पत्रकार साहिबा ने मुझसे कहा कि एक संगठन लगता है जीतने के लिए। हाँ, हम मानते हैं, लेकिन हमने महज 1 महीना पहले फैसला किया कि हम गुजरात आएंगे और हम लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि हर रोज हम गुजरात के नौजवानों को हैदराबाद के दारुस्सलाम के अंदर देखते और वो यही इल्तिजा करते। कितने उलमाए किराम वहां पर पहुंचते और यही इसरार करते कि आप गुजरात आइए। असद साहब ने कहा कि इम्तियाज तुम जाओ और जाकर देखो गुजरात के अंदर क्या हाल है, कैसा माहौल है। महज 20-25 दिन पहले हम यहां पर आए, पहली मर्तबा गुजरात के अंदर कदम रखा। मैं और वारिस पठान नौजवानों से मिले, बुजुर्गों से मिले। सबसे मिलने के बाद उस रात असद साहब को मैंने फोन करके ये कहा कि असद भाई, आपके प्रोग्राम कहीं पर भी होंगे, अब एक बात तय है कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजारना है इंशाअल्लाह। यह आपकी मोहब्बत है मेरे भाइयों, जिसकी वजह से हम यहां पर आए हैं। जीत और हार लगी रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन क्या यह आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो आपका ये बेटा, आपका भाई महाराष्ट्र के अंदर जब ये नतीजे सुनाए जाएंगे कि अहमदाबाद के अंदर मजलिस की इतनी सीटें निकली हैं, तो हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मैं अपने भाई के बीच गया था और इत्तेहाद की भीख मांगा था। उसी भीख के अंदर आप लोगों ने ये इत्तेहाद के जरिए यहां पर मजलिस की जीत दिलाई है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज ऐवान के अंदर, आज पार्लियामेंट के अंदर जब आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं, क्या कभी ये एहसास नहीं होता है कि 550 का यह ऐवान है, 550 एमपीज वहां पर बैठते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो तो उम्मीद यह की जाती है कि असद साहब क्या कह रहे। सीए एनआरसी की बात हो तो उम्मीद अपने उन नुमाइंदों से नहीं करते जिन्हें आपने वोट देकर वहां पर भेजा है। उम्मीद करते हैं कि असद साहब क्या कहेंगे। सारी दुनिया ने देखा असद साहब ने जब उस दिन सीए एनआरसी का बिल लाया गया, तब उन्होंने सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे,
अमित शाह साहब सामने बैठे, असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते हैं और आंखों में आंखें डालकर वो बिल की क्या हैसियत है खाड़ के फेंकते हैं और उनके मुंह पर फेंक मारते हैं। मैं उस वक्त मैं जब ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जब उन्हें देखता हूं, मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर एक शख्स को जो शेरवानी पहना हुआ, जिसके सर पे नमाज की टोपी है, दाढ़ी है, आखिर उसे इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि 550 के ऐवान के अंदर वो खड़े रह के इतनी हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ आंखों में आंखें डालकर वो अगर ये सवाल करता है, तो मेरे मन में यकीनन ये सवाल उठता है कि ये हिम्मत कहाँ से मिलती है। जब मैं अहमदाबाद आता हूँ तब मुझे इसका जवाब मिलता है, ये हिम्मत उन्हें यहाँ से मिलती है मेरे भाई, ये हिम्मत यहाँ से मिलती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी माएं और बहनें अपनी नमाजों के अंदर जब वो सिजदे में जाती है तो अपने खायद के लिए दुआ करती है, लेकिन हम लोग इलेक्शन के वक्त क्यों हम बढ़ जाते हैं। आज अगर हम यूं ही और कोई गैर नहीं, आप ही की गली का कोई नेता आएगा, पैसे देकर खरीदने की कोशिश करेगा। मैं एक किस्सा जो हर मेरे चुनावी सभा के बाद मैं सुनाता हूं, जिसको मैं आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जीत कैसे हासिल होती है, कैसे जज्बा होना चाहिए, उसकी मिसाल अगर देखना है तो मेरे नौजवानों, एक गरीब बस्ती औरंगाबाद की, उस गरीब बस्ती के अंदर इलेक्शन से महज एक रात पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस गरीब बस्ती के अंदर जाते हैं। बस्ती इतनी गरीब कि वहां पर जितने लोग रहते हैं वो सुबह रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता है। एक रात पहले नौजवानों को इकट्ठा करते हैं और नौजवानों को इकट्ठा करके उनके हाथ में कुछ पैसा रखते हैं और कहते हैं कि हम जब जीत कर आएंगे तो तुम्हें और पैसा देंगे। उन नौजवानों के बीच में एक लड़का खड़े रहता है और अपने तमाम साथियों को यह कहता है कि ये पैसे को हाथ मत लगाना मेरे भाइयों, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं लाकर दूंगा तुम्हें पैसा। दूसरे लड़के उसे देखकर हंसते हैं कि तू कहां से पैसा लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू हमें क्या पैसा देगा। वो लड़के के जज्बे को सलाम, वो लड़का अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है और कहता है मेरे भाइयों, लगा तो ये ऑटो रिक्शा मेरा बेच दो, लेकिन मजलिस को इस बार धोखा मत देना मेरे भाइयों, मजलिस को धोखा नहीं देना। ये जज्बा है, ये जज्बा है। और हम नहीं, मजलिस क्यों आई, मजलिस क्यों लड़ रही, कहां है संगठन, संगठन की कोई जरूरत नहीं। ये नौजवानों के दिलों को चीर कर देखो, हर एक के सीने के अंदर एक ही तस्वीर नजर आएंगी, वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर है। 21 तारीख हमारी आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम दिन है। कल हम एक सभा में गए थे और वहां पर हमारे ही कुछ लोगों ने कहा कि उस दिन कम से कम 12 बजे तक आप लोग अपनी दुकानें, अपने कारोबार बंद करिए और इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। मैं आप लोगों से यत्न गुजारिश करने के लिए आऊँगा कि हम कोरोना के नाम के ऊपर महीनों महीनों हमने अपने कारोबार को बंद रखा, अपने धंधे बंद रखे हमने, क्योंकि सरकार का हुक्म था और सरकार के हुक्म की तामीर करते हुए हम लोगों ने महीनों तक अपने कारोबार, धंधे पूरी तरह से बंद रखे थे। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि अगर एक दिन आप लोग ये समझकर इलेक्शन लड़े कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार बैठे हैं, ये उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये इलेक्शन मेरा खुद का अपना है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ।
تب جا کر یہ جیت ہمیں ملے گی۔ آپ کو صبح صبح اپنے گھروں سے اٹھنا ہے، اپنے گھروں سے اٹھ کر آپ کو سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ خصوصاً میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ خالہ، میں جب سے تقریر کر رہا ہوں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس محفل کے اندر ایک ووٹ آپ کا ضرور ہم کو ملنے والا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اندر جو الحمدللہ ہم جو تڑپ دیکھ رہے ہیں، جو محبت آپ کی اسد الدین اویسی صاحب کے لیے ہے۔ ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہیں، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا بھائی ہو، 21 تاریخ کے دن جب وہ صبح اٹھے گا نیند میں سے اور کہے گا کہ اماں چائے دو، تو کہنا اسے بیٹا پہلے پتنگ اڑا کر آ، تبھی تجھے چائے ملے گا، ناشتہ ملے گا۔ اور یہی پیغام تمام اپنے گھروں کے اندر جا کر کہیے گا۔ میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف ایک محفل سجی ہے، ایک سٹیج لگا ہوا ہے، کوئی تقریر کرنے آنے والا ہے، تو چلیے ہم آئے سنیں انہیں۔ دوستوں، اگر ہم کو اپنا وجود، اپنا مقام بنانا ہے تو ایک بار مجلس کا دامن تھامیے، انشاءاللہ ہمارا بھی سینہ چوڑا ہوگا، آپ لوگ بھی فخر سے جی سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔